इंडिया मानता है कि महिंद्रा की सक्सेस का सीक्रेट उनकी दमदार गाड़ियां हैं, लेकिन ये एक सफेद झूठ है। महिंद्रा की असल ताकत गाड़ियां बनाना नहीं बल्कि बार बार बर्बाद होकर फिर खड़ा होना है। आज आप थार का भौकाल देख रहे हैं, पर क्या आपको उनके सबसे बड़े फेलियर्स याद हैं? लोगन और वो टैक्सी इमेज जिसने ब्रांड को डुबो दिया। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में भी उनका शुरुआती दांव सुपर फ्लॉप रहा था। ज्यादातर कंपनियां एक बड़े फेलियर के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन आनंद महिंद्रा ने हार को अपना हथियार बना लिया और उन्हीं नाकामियों से वो डेटा निकाला जिसने टाटा और हुंडई की नींद उड़ा दी। जब लगा कि चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसी मलबे से थार और बोलेरो जैसे मॉन्स्टर्स पैदा हुए। महिंद्रा परफेक्शन नहीं, हर हार के बाद और खतरनाक होकर लौटती है। लेकिन अब ईवीज की जंग शुरू हो चुकी है। क्या महिंद्रा अपने फेलियर के इतिहास को फिर दोहराएगा? चलिए देखते हैं वो सच जो हेडलाइंस में कभी नहीं आया। लेकिन ये कहानी एसयूवीज से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू हुई 1945 में, जब महिंद्रा एंड मोहम्मद सिर्फ स्टील ट्रेडिंग करते थे। गाड़ियां तो दूर, उनका विजन सिर्फ लोहा बेचना था। 1947 का बंटवारा और इसी एक घटना ने कंपनी का डीएनए बदल दिया। पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और पीछे छोड़ गए एक अधूरी कंपनी और एक अनसर्टेन फ्यूचर। अब जेसी और केसी महिंद्रा के पास दो रास्ते थे, या तो डर कर कारोबार समेट लें या फिर कुछ ऐसा करें जो इंडिया की किस्मत बदल दे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उनका विजन साफ था, आजाद भारत को मोबिलिटी चाहिए, और वो भी ऐसी जो हर हालत में टिक सके। स्टील छोड़कर उन्होंने विलीज के साथ हाथ मिला लिया। टारगेट था दुनिया की सबसे रफ एंड टफ जीप को इंडिया की टूटी फूटी सड़कों पर उतारना। लेकिन ये कोई बिजनेस मूव नहीं था, बल्कि ये एक तरह का सुसाइडल मिशन था, क्योंकि हर तरफ अनिश्चितता थी। पैसा कम पड़ रहा था, डिमांड का कोई भरोसा नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर। फिर भी महिंद्रा ने गाड़ियां फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने हाथों से असेंबल करके बनानी शुरू की, और यहीं पैदा हुआ उनका सबसे खतरनाक हथियार, एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट। उन्होंने समझ लिया था कि इंडिया को लग्जरी नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए एक ऐसी यूटिलिटी जो हिमालय से लेकर खेतों की कीचड़ तक कहीं भी ना रुके। यही वो सच था जिसने आगे चलकर महिंद्रा को एसयूवीज का दीवाना बना दिया। लेकिन असली सीख इससे भी बड़ी थी। जब जेब खाली हो तो हालात से लड़ो मत, खुद को हालात के हिसाब से बदल लो। और यही अडॉप्टेबिलिटी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली गलती और असली तबाही तब शुरू हुई जब महिंद्रा ने अपने इस यूटिलिटी डीएनए को छोड़कर पैसेंजर कारों की चमक दमक वाली दुनिया में कदम रखा, जहां उनका इंतजार तालियों से नहीं बल्कि उन करोड़ों के घाटों से हो रहा था जिसने कंपनी को लगभग घुटनों पर ला दिया। दरअसल विलीज जीप की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 90s के दशक में महिंद्रा ने कमांडर, अर्माडा और मार्शल जैसे लोहे के मॉन्स्टर्स सड़कों पर उतारे। ये गाड़ियां गांव और कच्ची सड़कों की जान बन गई, और यहीं से महिंद्रा को पहली बार ये भरोसा मिला कि वो इंडिया की सड़कों को समझती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनमें दम तो था, पर ब्रांड वैल्यू नहीं। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में स्कॉर्पियो और बोलेरो आई, और अचानक लगा कि महिंद्रा ने गेम समझ लिया है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां महिंद्रा ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने अपनी पहचान भूलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां उनका कोई वजूद ही नहीं था। पैसेंजर कार मार्केट शुरुआत हुई एक बड़े दांव से, जब रेनो के साथ मिलकर लोगन लॉन्च किया गया। प्लान साफ था, मिडिल क्लास का दिल जीतना। लेकिन यहाँ महिंद्रा एक ऐसे जाल में फंस गई जिसे वो खुद समझ ही नहीं पाई। इंडिया के टैक्स रूल्स के मुताबिक 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर भारी ड्यूटी थी, और लोगन सिर्फ 20 सेंटीमीटर। हाँ, सिर्फ 20 सेंटीमीटर की वजह से इंडिया के टैक्स सिस्टम में फंस गई, और एक सस्ती कार अचानक महंगी हो गई। और नतीजा ये हुआ कि वो एक ऐसी गाड़ी बन गई जो देखने में भी एवरेज थी और कीमत में भी भारी। लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। महिंद्रा ने सोचा नाम बदल देंगे तो कहानी बदल जाएगी, और लोगन बन गई वेरिटो। लेकिन ब्रांड पर टैक्सी इमेज का एक ऐसा दाग लग चुका था कि प्रीमियम कस्टमर्स कभी वापस नहीं आए। क्या उस वक्त महिंद्रा को रेनो से अलग होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि महिंद्रा ने पार्टनरशिप ब्रेक कर दी, और अलग होते ही रेनो ने डस्टर, क्विड और ट्राइबर जैसे हिट मॉडल्स मार्केट में उतार दिए। लेकिन रुकिएगा, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कार्स फेल हो रही थी तो आप गलत हैं। इसी दौरान महिंद्रा एक ऐसी बाइक पर भी दांव लगा रहा था जिसे बनाने में उन्हें 7 साल लग गए, लेकिन उसने उनके 2 व्हीलर बिजनेस को लगभग तबाह कर दिया। वो बाइक कौन सी थी और उसने क्या सबक दिया, हम बस 2 मिनट में उस पर आएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उस डिजाइन डिजास्टर की जिसने महिंद्रा की अर्बन इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। साल 2009 में महिंद्रा ने एमपीवी सेगमेंट में कदम रखा जाइलो के साथ। टारगेट सीधा था, इनोवा को टक्कर देना। महिंद्रा ने स्पेस और कंफर्ट तो भर भर कर दिया, लेकिन लुक ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक पर वैन चढ़ा दी हो। और इंडिया में एक कड़वा सच ये भी है कि लोग गाड़ी सिर्फ चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए भी खरीदते हैं। जाइलो ने ये सबक बहुत महंगा सिखाया। लेकिन सबसे खतरनाक गलती अभी बाकी थी, टाइमिंग की गलती। साल 2010 में महिंद्रा ने इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पर दांव लगाया। रेवा को खरीदा और E20 लॉन्च कर दी। आइडिया क्रांतिकारी था, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल गलत। गाड़ी खिलौने जैसी दिखती थी और चार्जिंग इंफ्रा कहीं था नहीं, और रेंज आप शहर के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते थे, और नतीजा करोड़ों का घाटा।
विजन सही था लेकिन दुनिया तैयार नहीं थी। और फिर आया वो दांव जिसने कंपनी को हिलाकर रख दिया, ग्लोबल बनने का जुनून। महिंद्रा ने एस सैंगयोंग कंपनी को खरीद लिया, हजारों करोड़ का निवेश और एक सपना ग्लोबल प्लेयर बनने का। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में एक प्रीमियम एसयूवी आया अल्ट्रस G4, जिसमें सब कुछ था सिवाय ब्रांड ट्रस्ट के। 30-35 लाख रुपए की गाड़ी और लोगो पर लिखा था महिंद्रा। इंडियन मार्केट ने साफ मना कर दिया। अब नुकसान सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, वो कंट्रोल से बाहर जा रहा था। ये ग्लोबल बनने का जुनून एक फाइनेंशियल सुसाइड मिशन बन गया। कंपनी डूब रही थी, स्टॉक गिर रहा था और आखिर में भारी नुकसान के साथ उन्हें एग्जिट लेना पड़ा। और यहीं से हालात और बिगड़ने लगे। एक के बाद एक कई मॉडल्स फेल होते चले गए। 8 सालों में इतने फ्लॉप मॉडल्स कि उतने में शायद एक नई कार कंपनी खड़ी हो जाती। लेकिन सबसे दिलचस्प गलती अभी बाकी थी। साल 2008 में महिंद्रा ने काइनेटिक मोटर्स को खरीदकर टू व्हीलर मार्केट में भी एंट्री की। सेंटूरो और पेंटेरो जैसी बाइक्स आई, लेकिन हीरो और होंडा के सामने टिक नहीं पाई। अब तक एक पैटर्न साफ दिखने लगा था, हर दांव गलत पड़ रहा था। फिर आई महिंद्रा मोजो, दिखाई गई 2010 में लेकिन लॉन्च हुई 2015 में। 5 साल की देरी ने सारा हाइप खत्म कर दिया। बाइक अच्छी थी लेकिन ब्रांडिंग इतनी कंफ्यूज थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि ये रेसिंग बाइक है या टूरिंग। और आखिरकार महिंद्रा को टू व्हीलर बिजनेस से भी बाहर निकलना पड़ा। अब तक क्या हो चुका था, प्राइस में गलती, डिजाइन में गलती, टाइमिंग में गलती और ब्रांड पोजिशनिंग में गलती। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा था, अब ये सर्वाइवल की लड़ाई बन चुका था। हर तरफ सिर्फ फेलियर्स थे। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, महिंद्रा फेल नहीं हो रहा था, वो सीख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि छोटी सी गलती भी लोगन की तरह बहुत भारी पड़ सकती है। एक बार टैक्सी इमेज लग जाए तो प्रीमियम कस्टमर्स वापस नहीं आता। जाइलो ने सिखाया कि इंडिया में डिजाइन ही पहचान है और सही आइडिया भी गलत टाइमिंग पर फेल हो जाता है। और सबसे बड़ा सबक था कि ग्लोबल बनने के चक्कर में अपनी असली ताकत, अपना डीएनए खोना सबसे खतरनाक है। बोर्ड रूम में सन्नाटा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, ब्रांड गिर चुका था, करोड़ों डूब चुके थे। लेकिन यहीं पर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनी जिसने पूरा गेम बदल दिया। आखिर मलबे में दबी हुई कंपनी अचानक मॉन्स्टर्स कैसे बनाने लगी। थार, XUV 700 ये सब अचानक नहीं हुआ। असल गेम अब शुरू होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जब महिंद्रा पैसेंजर कारों में एक के बाद एक हार झेल रही थी, करोड़ों रुपए राख हो रहे थे, तब उनकी तिजोरी कौन भर रहा था? जवाब है उनके ट्रैक्टर्स। महिंद्रा का असली फाइनेंशियल बैकबोन उनकी गाड़ियां नहीं बल्कि उनके ट्रैक्टर्स थे। 2010 से 2020 के बीच महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बन चुकी थी। और सड़कों पर उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी साल 2000 में आई बोलेरो और फिर स्कॉर्पियो, जहां शहर वाले लोगन का मजाक उड़ा रहे थे। इंडिया के गाँव में बोलेरो एक इमोशन बन चुकी थी। बोलेरो के रफ एंड टफ कमाई ने ही महिंद्रा को वो कैश फ्लो दिया जिससे वो आगे करोड़ों का रिस्क ले सके। आनंद महिंद्रा समझ चुके थे कि महिंद्रा का असली डीएनए सॉफ्ट होना नहीं, हार्ड होना है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट W201। यही थी महिंद्रा की पहली मोनोकॉक एसयूवी XUV 500। उस वक्त बोर्डरूम में तनाव इतना था कि आनंद महिंद्रा ने साफ कह दिया था, अगर ये फेल हुई तो हम पैसेंजर कार बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक गाड़ी का लॉन्च नहीं था, ये महिंद्रा के अस्तित्व की आखिरी बाजी थी। और जब XUV 500 ने मार्केट में कदम रखा तो उसने सारी परिभाषाएं बदल दी। और उसी दिन महिंद्रा ने पहली बार साबित किया कि वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो लड़ाई में वापस आ चुका है। याद है वो टू व्हीलर वाला फेलियर? महिंद्रा ने वहाँ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो आज 26 में उनकी सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने नई ब्रांड बनाने की जिद छोड़ दी और हेरिटेज को जिंदा किया। जावा, SD और BSA को वापस लाकर उन्होंने क्लासिक लेजेंड्स खड़े की। यहाँ उन्हें वो जादुई सीक्रेट मिला कि इंजीनियरिंग से बड़ा इमोशन होता है। लोग सिर्फ बाइक्स नहीं, अपनी पुरानी यादें खरीद रहे थे। यही वो आइडिया था जिसने थार और स्कॉर्पियो की किस्मत बदल दी। साल 2020 में महिंद्रा ने अपनी सबसे बड़ी बाजी खेली और न्यू जनरेशन थार को लॉन्च कर दिया। पहले थार सिर्फ ऑफ-रोडिंग के दीवानों के लिए थी, लेकिन महिंद्रा ने उसे एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बना दिया। उन्होंने थार को सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक सोशल स्टेटस बना दिया। अब पहली बार लोगों ने महिंद्रा को अलग नजर से देखना शुरू किया। फिर आई स्कॉर्पियो एन, जिसे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कहकर ऐसा शोर मचाया कि बुकिंग्स के वक्त सर्वर क्रैश हो गए। महिंद्रा ने अपने ट्विन पिक्स लोगो के साथ अपना पूरा इंटरनल सिस्टम रीसेट कर दिया। अब महिंद्रा का मतलब सिर्फ टैक्सी नहीं बल्कि प्रीमियम प्लस टेक था। अगर थार ने दिल जीता तो XUV ने दिमाग जीत लिया। पहली बार किसी इंडियन कार में ADAS, लग्जरी स्क्रीन्स और वर्ल्ड क्लास सेफ्टी मिली। सिर्फ 3 घंटे में 50,000 बुकिंग्स। यह इंडिया के ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का एक अटूट रिकॉर्ड था। और जानते हैं दोस्तों, इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा गेम चेंजर थे प्रताप बोस और मेड स्टूडियो, जिन्होंने महिंद्रा की गाड़ियों को पूरी तरह बदल दिया। आज महिंद्रा की कार्स में फाइटर जेट से भी ज्यादा लाइंस ऑफ कोड होते हैं। वो साबित करते हैं कि महिंद्रा सिर्फ लोहा नहीं बेचता बल्कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स भी बना सकता है। इसी दौरान आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर ब्रांड को ह्यूमनाइज किया। उन्होंने खुद को एक CEO से ज्यादा देश प्रेमी विजनरी के तौर पर पेश किया। यहाँ एक हिडन इंजन काम कर रहा था, ट्विटर। आनंद महिंद्रा इसे एक फ्री R&D टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
एक ट्वीट या एक छोटी सी शिकायत सीधा इंजीनियरिंग टीम तक पहुंचती है। रियल टाइम फीडबैक उन्हें दुनिया की बाकी कंपनी से अलग बनाता है और यही एक चीज थी जिसने महिंद्रा को लोगों की कंपनी बना दिया। महिंद्रा का कमबैक कोई तुक्का नहीं था, इसका एक सिंपल पैटर्न है, फेल, लर्न, रीपोजिशन एंड स्केल। आज ये कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में महिंद्रा ने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं, एक ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। महिंद्रा अब एसयूवी किंग तो बन चुका है, लेकिन हर कहानी में एक नया चैलेंज आता है। 2026 में एक नया तूफान खड़ा है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक लीडरशिप और मारुति, हुंडई, टेस्ला जैसे जायंट्स की बिजली की रफ्तार वाली कारों के सामने क्या महिंद्रा का ये एसयूवी स्वैग टिक पाएगा? आइए जानते हैं महिंद्रा का वो सीक्रेट ईवी वेपन जो टाटा और टेस्ला दोनों की नींद उड़ाने वाला है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका है और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब मुकाबला सिर्फ हॉर्स पावर का नहीं बल्कि कंप्यूटिंग पावर का है। आज का महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रहा, वो ऐसी मशीनें बना रहा है जो सोच सकती हैं। नई बीई सीरीज की गाड़ियों में इतना सॉफ्टवेयर है कि ये खुद अपनी समस्या पहचान सकती हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ टाटा, दूसरी तरफ टेस्ला और अब हर बड़ी कंपनी इस रेस में उतर चुकी है। महिंद्रा ने अपनी गलतियों से एक कड़वा सबक सीखा था कि सब कुछ अकेले मत करो और इसी सीख ने 2026 में पासा पलट दिया। महिंद्रा ने दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप फॉक्सवैगन के साथ हाथ मिलाकर सबको चौंका दिया। उनके वर्ल्ड क्लास ईवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके महिंद्रा ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी है। यानी इस बार महिंद्रा अकेले नहीं लड़ रहा, वो पूरी तैयारी के साथ उतरा है और नतीजा आज महिंद्रा का ईवी मार्केट शेयर टाटा को चुनौती दे रहा है। इनका सबसे घातक हथियार है बीई सीरीज यानी बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज, खासकर BE.05 जिसे इंटरनेट पर लोग बैटमैन एडिशन कह रहे हैं। यहाँ महिंद्रा फिर वही पुरानी थार वाली ट्रिक अपना रही है, ऐसी डिजाइन जो दिल जीत ले और ऐसी टेक जो दिमाग हिला दे। पर क्या महिंद्रा की जीत पक्की है? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर की इस रेस में एक छोटी सी कोडिंग की चूक भी अरबों का नुकसान करा सकती है। यहाँ फेलियर की गुंजाइश 0 है। लेकिन सच यही है कि महिंद्रा की सबसे बड़ी ताकत उसकी गाड़ियां नहीं, उसकी गिर कर फिर उठने की आदत है। महिंद्रा की इस 0 से हीरो वाली जर्नी में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप महिंद्रा के उस फाइनेंशियल बैकबोन यानी उनके ट्रैक्टर एम्पायर या उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को गहराई से समझना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर मेरे डिटेल्स वीडियोस चैनल पर पहले से मौजूद हैं, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।